जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 150 प्रश्न का महाअभ्यास लेकर के आए हैं। आपने इन 150 प्रश्नों को पढ़ लिया तो बहुत सी आपकी तैयारी होगी। पूरे सिलेबस के अनुसार प्रश्न हैं और 5 सब्जेक्ट के जैसे पेपर में आते हैं 30-30 प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। टोटल 150 प्रश्न हैं। पहले हम बाल विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, फिर पर्यावरण के करेंगे, फिर गणित के करेंगे, इसके बाद संस्कृत और हिंदी। क्रम से 150 प्रश्न हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आगे निरंतर हो रहे हैं। एक भी वीडियो आपको ना छूटे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरुआत करते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो आपको बता दें कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर इसका तो हमने आंसर दिखा दिया, आगे से आप कमेंट में बताइएगा क्या है, कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब आपको भी कमेंट में उत्तर बतलाना है हमारे बताने से पहले, ठीक है? तो सभी लोग तैयार रहें। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन? जल्दी से बता दीजिए। आपने मूल्यांकन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? दोस्तों, यदि आप सभी सब्जेक्ट की सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और प्रतिदिन लगभग रात को 10 बजे, रात को 10 बजे हम एक वीडियो 150 प्रश्न का लाएंगे। लगातार 10 वीडियो तो कम से कम लाएंगे, और भी ला सकते हैं। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बता दें कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि आपको बतलानी है, कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए, ABC या फिर डी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, विकासीय विधि। ठीक है, विकास के लिए विकासीय विधि। आगे देखें, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे और वयस्क दोनों सीखते हैं। क्या है? जल्दी से बता दीजिए। तो वह हो जाएगा, परिवार से सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, वयस्क भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी, तो इन सभी से। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बाल विकास के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए, हम वही प्रश्न लेकर के आपके लिए आए हैं छांट करके। देखें, मानव जाति में भी कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बतलाते हैं? कौन से तत्व होते हैं? तो आपको बता दें कि वो होते हैं आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, आगे वाइगोट्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? कथन से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो वाइगोट्स्की महोदय जी ने क्या कहा है तो बाल विकास के संबंध में? तो उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक, क्या कहा? यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है बाल विकास। बी उत्तर ठीक हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कमेंट खोल के रखें, आप जल्दी जल्दी आपको बतलाना है। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? वेरी वेरी IMP प्रश्न। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? तो आपको बता दें, पहला है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि, बिल्कुल है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि, हाँ बिल्कुल है। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। आगे, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे का IQ क्या होगा? ठीक है, मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसका IQ कितना हो जाएगा? उसका IQ हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा? 125। हमने विस्तार से बाल विकास पढ़ाया है, उसमें सारे सूत्र भी बताएं, तो आप देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? कई बार पूछा गया है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? स्किनर महोदय जी ने कहा, स्किनर जी ने। ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा। आगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। ये भी IMP है। वैसे तो प्रत्येक प्रश्न ही IMP हर सब्जेक्ट के। महाअभ्यास है दोस्तों, इतनी मेहनत करके लेके आ रहे हैं, एक बार लाइक जरूर करना वीडियो। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक
किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो आपको बता दें 5 वर्ष की आयु में। किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में बालक पहचानने लगते हैं। आगे, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन हैं? तो आपको बता दें कि बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वो टरमैन महोदय जी हैं। कौन है? टरमैन। याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टरमैन। आगे देखें, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष सबको पता होना चाहिए, 1900। क्या है? 1900। आगे बढ़ते हैं, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ये पियाजे जी ने जो अवस्थाएं बताई वो याद कर लीजिएगा, इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे महोदय ने बतलाई है वह है 11 से 15 वर्ष। कितनी बतलाई है? 11 से 15 वर्ष तक की। ठीक है, याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, एक एक वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। और सभी वीडियो आपको 150 प्रश्न वाले देखने हो तो प्ले लिस्ट में जाएं और महाअभ्यास जो हमारा नाम से प्ले लिस्ट है 150 प्रश्न की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, वो जरूर देख लें। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? तो आपको बता दें 71 से कम। ठीक है, जड़ बुद्धि वालों का 71 से कम होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कई बार पूछा गया, मैंने देखा ये प्रश्न। तो आपको बता दें गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। स्पीड से आपको कमेंट में लिखना है हमारे बताने से पहले। नवजात शिशु का भार होता है, ठीक है, नवजात शिशु का जो भार होता है वह है 7 पाउंड। फिर तो अलग अलग होता है, एक मेन मतलब जो माना जाता है वो क्या है? 7 पाउंड। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है, जल्दी से, वेरी वेरी IMP है, कई बार टेट एग्जाम में मैंने देखा पूछा गया है। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक बुद्धि के। और आपको बता दें, जो याद आ रहा है मुझे, MP टेट का 2012 में जो पेपर हुआ था वो मैंने दिया था, उसमें पहला ही प्रश्न ये था कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पहला प्रश्न था ये। चलिए, तो आपको बता दें कि कौन है? थार्नडाइक। कौन है? थार्नडाइक है। और देखें, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार आपको बतलाना है। तो उपनयन किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो वैदिक काल में होता था उपनयन संस्कार। आगे देखें, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए बच्चों के सीखने में? तो अग्रोन्मुखी, मतलब आगे बढ़ करके उनकी सीखने में मदद करनी चाहिए, ऐसी भूमिका होनी चाहिए माता पिता की। ठीक है, आगे देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? नंबर 1 आ गया तो कंफ्यूज मत होना, हम 10 तक लेंगे, 50 तक ये नंबर हो गया था, मतलब 20 क्वेश्चन होगा, 30 हमें टोटल लेने हैं बाल विकास के। ठीक है, तो कौन सा स्थान है जहां पर सबसे अच्छी तरीके से संज्ञानात्मक विकास को आप परिभाषित कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण वह स्थान है। आगे देखें, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो सबको पता है वंशानुक्रम और वातावरण के योगदान का परिणाम है मानव का विकास। अगला है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है, कौन से? तो आपको बता दें कि पहला दिया है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता हो। ये कोई मतलब उसकी मतलब वो नहीं है, विशेषता नहीं है। बाकी वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता बिल्कुल है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण। वह जो मूर्त रूप से सोचता है ये भी है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है ये भी है। बाकी हैं। अगला देखें, महत्वपूर्ण, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जल्दी से बता दें, 4 ऑप्शन हैं और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वो भी ज़रूर जा कर के देख लें, चाहे आपको संस्कृत पढ़नी हो, चाहे आपको पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी। ठीक है, इस वीडियो में तो हम 150 प्रश्न ले ही रहे पूरे, लेकिन अलग अलग भी आप अध्ययन विस्तार से कर सकते हैं। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है पियाजे महोदय जी को। परिवार एक साधन है, किस चीज़ का साधन है परिवार? तो आपको बता दें, परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। किसका है?
अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अवधारणाओं का मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि बौद्धिक विकास का हिस्सा है अवधारणाओं का विकास। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो आपको बता दें कि वह हो जाएगी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, क्या कक्षाओं में शिक्षण में खेल विधि आवश्यक हो जाएगी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है वो बतलाना है। तो दल या समूह में रहने की अवस्था होती है, अनुकरण की अवस्था भी होती है, प्रश्न करने की भी होती है। हाँ, खेलने की अवस्था नहीं है ये पूर्व बाल्य, ये तो शेषवावस्था। खेलने की अवस्था शेषवावस्था को कहते, तो बाकी 3 विशेषताएं हैं, ये खेलने की अवस्था वाली नहीं है। आगे देखें, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो सबसे बेस्ट है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे, ये तो उनकी रुचि बनेगी। जबरदस्ती कराने से बच्चों में कुछ नहीं होता। अगला और इसका अंतिम प्रश्न, क्योंकि 30 प्रश्न हमारे पूरे हो गए बाल विकास के। 30 हमें 5 सब्जेक्ट के लेना है। ठीक है, तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए किस चीज़ का किया जाना चाहिए मूल्यांकन? तो बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि बच्चों के सीखने का क्या स्तर रहा, कितना सीखा, इसका ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए, ये हमने 30 प्रश्न बाल विकास के पढ़ लिए। अब 30 पर्यावरण के, थोड़ा ऐसा क्रम लिया है क्रम से, फिर लास्ट में हिंदी संस्कृत के 30 प्रश्न है। संस्कृत के ही बहुत सारे वीडियो कई लोगों को दिक्कत आती है, हमारे चैनल पे हैं, तो जा करके देख लीजिएगा। अब आगे चर्चा करते हैं पर्यावरण। दोस्तों, अब 30 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण के। याद रखिएगा, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आए हों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख करके आप समझ जाएंगे। तो एक एक प्रश्न को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलें शुरुआत करते हैं। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी से बता दीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप भी कमेंट में बताएं तो आपको बता दें कि गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है। किस पर है? मांडवी पर। अगला देखते हैं, एक और बात बता दी, आपको पर्यावरण का पूरा विस्तार से पढ़ना है और वीडियो देखना है तो टॉप 50 स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट में पर्यावरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें पेडागोजी भी दी है और ये भी दी है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। भारत के आलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए कौन सी है। तो आपको बता दें कि वह है बुलर झील। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के बंदोपोरा स्थित बुलर झील को भारत की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील माना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखें। आगे देखें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी वेरी IMP लगा लें। बांधवगढ़ जल्दी से कमेंट में बता दें हमारे बताने से पहले। मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या पाए जाते हैं वो आप कमेंट में बताएं, किसके लिए प्रसिद्ध है। निम्न में कौन सा प्रोटोजोआजनित रोग नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। इसमें पहला है हाथी पांव, वह प्रोटोजोआजनित रोग नहीं है। आगे देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे। इसके बाद हमें आगे गणित हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, उनके भी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। पूर्वी भारत में सुंदरवन एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? सुंदरवन से संबंधित एक क्वेश्चन आ ही जाता है जब भी पर्यावरण की बात आती है। तो आपको बता दें कि सुंदरवन जो है वह मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का है। किसका है? मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। थोड़ा सा PDF में वो हो गई है, खैर शब्द हम बोलते जा रहे हैं, वैसे क्लियर दिख रहे हैं, फिर भी थोड़ा आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा आगे, ठीक है। इस वीडियो में है केवल, बाकी में तो PDF अच्छी बनी है, ये PDF में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। आगे देखें, रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटम रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटम 90 से क्या होता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटम 90 से क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो होता है त्वचा कैंसर। क्या होता है?
त्वचा कैंसर होता है त्वचा का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? जल्दी से बता दें, महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आपको बता दें ब्रह्मपुत्र है, वह कहाँ, भारत से नहीं निकलती है, पर कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर। मानसरोवर के भी यदि मानसरोवर ना लिखा आया है तो आपको बता दें कि मानसरोवर के पास चेमियायुंगडुंग क्या है, चेमियायुंगडुंग, ये मेन जगह है जहाँ से निकलती है। बाकी तिब्बत के मानसरोवर से आप याद रख सकते हैं। जीन बैंकों में पादप पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन तापमान में 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? तो आपको बता दें कि उनको वयस्क और विभाज्योतक के रूप में क्या किया जाता है, उन्हें सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? अभाव से कौन सा रोग होता है? जल्दी बता दें। तो वह होता है स्कर्वी। ठीक है, क्या होती है? स्कर्वी रोग किससे होता है? अभाव के कारण होता है। जैसे भोज्य पदार्थ होते हैं ना, तो इनकी कमी हो जाती है, उसके कारण, अभाव के कारण। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? जल्दी से बताएं, इन प्रश्नों को याद कर लेना है बिल्कुल। तो आपको बता दें कि विश्वनाथ आनंद जी को क्या प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्या खेलते हैं वो आप सबको पता होगा कि ये क्या खेलते हैं, शतरंज। पाक जल डमरू मध्य, वेरी वेरी IMP, किनको अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है? तो आपको बता दें भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको? भारत को, श्रीलंका को। क्या? पाक जल डमरू मध्य। तेल किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि जो तेल है, आपको जल्दी स्पीड से कमेंट में उत्तर देना, हम बता ना पाए। तो तेल है वह महानदी की सहायक नदी है। किसकी है? महानदी की। बी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुछ विषाणुओं में RNA होता है किंतु DNA नहीं, यह क्या दर्शाता है? कुछ विषाणु हैं उसमें, उनमें क्या है कि RNA होता है लेकिन DNA नहीं होता। तो क्या दर्शाता है? तो आपको बता दें कि ऐसे विषाणुओं में आनुवांशिकी संकेत RNA देते हैं। क्या करते हैं? आनुवांशिक जो संकेत है ना, वह RNA दे रहे, इसलिए RNA है, DNA नहीं। अब आगे देखें। जलप्रपात से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में पाया जाता है? 1 से 2 प्रश्न आपके हो जाएंगे कवर, जलप्रपात पूरे पढ़ लें। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि वह जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी में है। किस नदी पे? कावेरी नदी में। कहाँ पर है? और ये तो आपको बता दें कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक में। बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है? बुल्स आई का प्रयोग, खेल से संबंधित प्रश्न, जल्दी से बता दें। तो बुल्स आई का जो प्रयोग होता है वह निशानेबाजी में। आई मतलब आंख लगा रहे हैं जहाँ पर, ठीक है, तो निशानेबाजी में लक्ष्य का केंद्र बिंदु है बुल्स आई। ठीक है, आगे देखें। किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? IMP है ये बिल्कुल। तो बाघ कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि वह जो सन है वह है 1973। ठीक है, इसमें बाघों को सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। आगे देखें। फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? तो आपको बता दें भूरे। ठीक है, भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं फियोफाइसी में मुख्य रूप से। आगे देखें। प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति कर रहे, वो प्रदूषक क्या कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें वह कहलाते हैं लीचेटस, मतलब निक्षालितिक। क्या कहलाते हैं? लीचेटस।
बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। कामाख्या मंदिर, तो आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर है वह असम में है, असम की गुवाहाटी में है। ठीक है, याद रखिएगा। पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से बताएं। तो पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी नाम ही है, तो उनके उपलक्ष्य में क्या की जाती है? आयोजित की जाती है। आगे, वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? ठीक है, वायु की आर्द्रता पूछ रहे किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर तो करती है, स्थान पर भी करती, मौसम पर भी। तो उपर्युक्त सभी उसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ये सभी पर करती है। आगे देखें, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो आपको बता दें कि भारत में नए राज्यों का निर्माण होगा वह साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, संसद के सदस्य बहुमत करके फिर करते हैं। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खालिस्तान में होती है। अब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएंगे? तो बनाएंगे राज्यसभा। कौन बनाते हैं? राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर उड़ीसा में, ठीक है, खालिस्तान संसदीय राज्यसभा सीटें हैं। उड़ीसा राज्य में आपको अलग अलग राज्यों की याद करनी पड़ेंगी, तो बता दें कि उड़ीसा में 10 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? तो आपको बता दें कि एकजुट संघवाद को भारत में देखा जाता है, एकजुटता जहां पर होती है। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक सूची का विषय है। जल्दी से बता दीजिए। RBI किसका है? तो आपको बता दें संघ का। ठीक है, किसका है? संघ का, याद रखिएगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाता है? वेरी वेरी IMP लगा लेना कि किस मौलिक अधिकार में सभी देश के व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाता है। तो आपको बता दें कि समता का जो अधिकार है उसके तहत सभी को क्या दिया जाता है? समान अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है, उसका ये क्या है? विषय है। आगे देखते हैं। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? पर्यावरण पेडागॉजी संबंधित प्रश्न है। कौन सा उपागम होगा कि आप सबको एक साथ पढ़ा दें? तो आपको बता दें कि वह हो जाएगा एकीकृत उपागम। एक साथ करना है ना शाखाओं को, तो एकीकृत उपागम हो जाएगा। अंतिम देखें पर्यावरण का। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक की वो तैयारी कर रहे हैं, तो पूछ रहे कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय की क्या ज़रूरत होती है? तो आपको बता दें कि क्यों ज़रूरत होती है। तो छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालते हैं, इसलिए वहाँ पर उसकी ज़रूरत हुआ करती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 30 प्रश्न कंप्लीट किए। पर्यावरण के बाद अब हम मैथ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मैथ में पेडागॉजी आती है 15 नंबर की, और 15 नंबर के अन्य क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी पेडागॉजी इसमें हमने ली है, क्योंकि वैसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय लगता है और ऐसे वो हो भी नहीं पाता इतने बड़े वीडियो में, इसलिए पेडागॉजी लिए हैं। इसके बाद 30 सिलेबस के अनुसार हिंदी के और 30 सिलेबस के अनुसार संस्कृत के टोटल प्रश्न हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं मैथ्स पर। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित की शिक्षण विधि कौन सी है? तो वह आगमन और निगमन विधि। ठीक है, आगमन और निगमन। आगमन में जिसमें पहले क्या आते हैं? उदाहरण, बाद में नियम, और निगमन में पहले नियम बाद में उदाहरण। जैसे नी से आप लगा लेना, जिसमें पहले नियम आता हो फिर उदाहरण, तो निगमन। वो आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम, तो आगमन निगमन विधि है। आगे देखें, बहुत उपयोगी प्रश्न हैं, और भी हमारे 2 पार्ट आ गए हैं। आपने यदि ना देखे हो हमारे पिछले वीडियो इसके, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और भी जो आपको वीडियो देखना है तो चैनल में जाके देख लें। चलिए, हासिल का या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? जो हासिल लगाते हैं ना, या हाथ का लगा, तो वह कौन है? श्रीधर जी। कौन है? श्रीधर जी ने दिया। और देखिए, छात्रवृत्ति
तथा गोले में तुलना करता है वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छात्र वृत्त और गोले में तुलना करता है वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो वह कर रहा है अवबोध की। किसकी कर रहा है? अवबोध की। सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरी आपके टेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जाए, इसकी लिंक को आगे शेयर करें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? अब अवरोही क्रम का अनुसरण कर किस विधि से प्रेरित है? वह निगमन विधि से। ठीक है, आगमन निगमन विधि आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? आगमन विधि का जब अपन विस्तृत रूप कर देंगे तो प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है। किसी खेल के क्षेत्रफल का अपन को ज्ञात कराना तो कौन सी विधि है? क्रिया विधि। उसके द्वारा खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कर सकते हैं। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि भी करना और व्यास से संबंध स्थापित करना, तो कौन सी विधि के द्वारा करेंगे? प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। ठीक है, ये वो प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पिछले एग्जामों में जो पेडागोजी संबंधित मैथ की पूछे गए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि पर। ठीक है, ये वेरी IMP समझ लेना। संश्लेषण विधि पर आधारित होकर के गणित की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो लिखी जाती हैं। और देखें, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? जो इकाई उपागम था कौन से शिक्षाविद ने दिया? ऐसे एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित। तो यह दिया है मॉरिसन ने। किसने दिया है? मॉरिसन ने। ये शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने इकाई उपागम गणित का दिया है। आगे, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? ब्रेल लिपि के प्रतिपादक या नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? लुई ब्रेल ने। ये तो कई बार पूछा गया है टेट एग्जाम में, अधिकतर में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला देखें, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? ये भी मोस्ट है। जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो उनका है समाजमिति, सी। ठीक है, समाजमिति से, समाजमिति जो विधि है उससे इनका संबंध है। ठीक है, आपको तो जब भी तैयारी करनी टेट एग्जाम की, टॉप 50 स्टडी आप यूट्यूब पे लिखें और बस पढ़ना शुरू कर दें। हर सब्जेक्ट के वीडियो है, आपको क्या लिखना है यूट्यूब पर? टॉप 50 STUDY, इतना बस सर्च करना है, हमारा आपको चैनल मिलेगा, उसमें वीडियो मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे बाल विकास हो, चाहे वह पर्यावरण हो, चाहे वह गणित हो, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे वह हिंदी हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सबकी पेडागोजी सिलेबस के अनुसार, पेडागोजी भी और उसके और सब्जेक्ट भी, सारी तैयारी आपको करा रहे हैं। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। यदि सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए, समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? तो वह है निष्कर्ष निकालना। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? निष्कर्ष निकालना। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आपके देखो चैप्टर में है, बिल्कुल सिलेबस में, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो किस लिए किया जाता है? बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। ठीक है, बालकों की रुचि को जागृत करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणित विषय की विशेषता है, क्या है? आप गणित का एग्जाम दे रहे हैं, गणित पूछी जा रही मान लो 30 नंबर की, तो इसकी विशेषता क्या है? तो भाई क्या है? तर्कपूर्णता। एक तो गणित में क्या होती है? तर्कपूर्णता होती है। परिणामों की निश्चितता, इसके परिणाम निश्चित होते हैं। जो है मान लो 2 और 2 जोड़ें तो 4 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, निश्चित हैं परिणाम। ठीक है, शुद्धता है, ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाए। तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, ये गणित विषय की विशेषता हैं। और देखिए, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। चिंता को ही बढ़ाता है, बोध को भी बढ़ाता है, तर्क शक्ति विश्लेषण को। कौन है वह? गणित। इन सबको वह बढ़ाने वाला है। ठीक है, और देखें, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। क्यों होते हैं? गणितीय निष्कर्ष को हर कोई क्यों मान लेता है? हर कोई नहीं कहता कि भैया आप ऐसे थ्योरी मत सुनाओ, आप तो पॉइंट में चर्चा करो, क्या है मतलब उसकी। तो वह तर्क प्रधान होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, क्योंकि ये तर्क पे आधारित होते हैं, इसलिए गणित के निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। चलिए देखें,
शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है। शिक्षण के उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ब्लूम के द्वारा। ब्लूम जी ने क्या किया है, जो शिक्षण के उद्देश्य थे उनका क्रम पूर्वक वर्गीकरण कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे। ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ज्ञान संबंधी जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं उसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो वह कथन हो जाएगा इसमें से कि गणितीय सिद्धांतों की सही समझ। ठीक है, गणितीय सिद्धांतों की सही समझ होना, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। और देखें, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग क्या नहीं है? तो आपको बता दें कि बुद्धि नहीं है। पर क्या क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंग? ऐसा भी पूछ सकते कौन सा अंग है इसमें से, तो समझ है, प्रयोग है और ज्ञान है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंग कौन कौन से? समझ, प्रयोग और ज्ञान। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें। आगे, बीजगणित यथार्थ में है। बीजगणित यथार्थ में किस प्रकार की है? तो आपको बता दें सामान्यीकृत अंकगणित है। बीजगणित कैसी है? सामान्यीकृत अंकगणित है। तो साथियों, निरंतर अपन सभी लोग जैसा कि चर्चा कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें काव्य शास्त्र की प्रश्न हैं, व्याकरण के ही प्रश्न हैं, और भी हिंदी से महत्वपूर्ण जो आते हैं भाषा संबंधी सारे प्रश्न हम आपको लेकर के आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर, क्रम से सिलेबस के अनुसार। तो चलिए आज के प्रश्नों पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। पंक्ति में अलंकार क्या है? क्या कह रहे हैं? खिली हुई हवा आई, फिरकी सी। जैसे आपको बताया था सा समान, इसकी बात की जाए तो वहाँ पर उपमा की जाती है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं खिली हुई हवा आई, फिरकी सी, तो हवा की तुलना किससे कर रहे हैं? उपमा फिरकी से, कि जैसे फिरकी आती है ना चल जाती है, ऐसी हवा आई खिली हुई और वह चल गई, तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें, दोहा में कितनी मात्राएं हैं? कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है, तब तो पता चलेगा आपका अभ्यास कितना है। कमेंट खोल लें और मेरे उत्तर बताने से पहले बताएं। तो आपको बता दें कि जो दोहा होता है, छंद से भी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, सबको पता होगा। 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। ठीक है, तो एक चरण में कितनी मात्राएं वहाँ पर हो जाएंगी? 24 मात्राएं दोहा में हो जाती हैं, याद रखिएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, उच्च कुल में, उसको कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। मैंने देखा कई बार पूछा गया है। पिछले वीडियो ना देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाकर के यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तिलक किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताइए जल्दी, तिलक शब्द कैसा है? तो आपको बता दें कि तिलक शब्द जो है वह कैसा है? तत्सम। कैसा है? तत्सम। आगे, पक्ष का तद्भव होगा। पक्ष का तद्भव बताना है। पक्ष कहते पंख, क्या हो जाएगा? पंख। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की अपेक्षा सबसे पहले तो शुद्ध उच्चारण बनना चाहिए, तब आप वर्तनी। अपन क्या देने जाते हैं? परीक्षा। तो परीक्षा, परीक्षा लिखा है तो गलत है, परीक्षा लिखा है, तो ये परीक्षा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और बात बतानी थी, यदि आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन का महाअभ्यास, जिसमें बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत, हिंदी और आपके गणित, 30-30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का महाअभ्यास हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 पर अपलोड हैं। तो आप वो जा कर के ज़रूर देख लें। ये महाअभ्यास के वीडियो देख करके आपको सिलेबस के अनुसार पूरा अभ्यास हो जाएगा। आगे देखें, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आँखों में धूल झोंकना मतलब क्या हो जाएगा? तो आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अपन नहीं कहते वो आँखों में धूल झोंक करके चला गया, मतलब धोखा दे करके चला गया। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है फ्रेश ब्लड, ऐसा भी आ जाता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्रेश मतलब ताज़ा, ब्लड मतलब खून, तो क्या हो जाएगा? ताज़ा खून। इसमें अब दो ऐसे दे दिए हैं इन्होंने, देखो, ताज़ा खून भी दे दिया, नया खून भी दे दिया। ठीक है,
तो फ्रेश ब्लड में नया खून भी अपन ले सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डबल उत्तर होने की वो रहती थी, नया खून भी ले सकते हैं। अब फिर उस समय वो चला जाता है कि आपके जो परीक्षा लेने वाले हैं वो किसको सही उत्तर मान रहे हैं, आपको तो 2 लगेंगे, ठीक है, तो वहाँ नया खून भी आप ले सकते हैं। रसाल शब्द का अर्थ है, चलिए कई बार पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए रसाल शब्द का क्या अर्थ है। तो रसाल कहते हैं आम को, याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए, वेरी वेरी IMP है। दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी क्या है। चीर का समानार्थी बतलाना है, जल्दी से बता दीजिए। चीर शब्द, चीर अपन नहीं कहते चीर हरण हुआ मतलब वस्त्र, चीर मतलब वस्त्र हरण, तो वस्त्र, चीर का अर्थ क्या है वस्त्र। अपन वस्त्र को क्या कर देते, चीर देते, फाड़ देते, तो याद रखिएगा वस्त्र किसका है, चीर। उर्वशी के रचनाकार हैं, सबसे फेमस रचना है उर्वशी, लेकिन है किनकी वो आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी, ठीक है। किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला देखें, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, जल्दी से बता दीजिए किस काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आपको काल तो पता होंगे, चारों काल, तो यह किसकी है, सबसे पहले आदिकाल जो आता है उसकी रचना है। इसके लेखक कौन है, तो चंद्रवरदाई जी इसके कौन है, लेखक हैं, ठीक है। पहला है आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। ये 4 काल बताए हैं, इनके समय भी आप कमेंट में बतला सकते हैं, याद रखने की चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। अब कौन सी नहीं है ये पूछा गया है, याद रखिएगा, नहीं तो कई लोग नहीं पढ़ते नहीं और सीधा है और पहला भी दिखा, हाँ उर्वशी था, ठीक है आगे बढ़े, गलती हो जाती है भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, तो आपको बता दें उर्वशी, ये तो दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र भी है और रश्मि रथी भी है। तो 3 तो हैं दिनकर जी की, याद रखिए उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। फिर कौन सी नहीं है, तो आपको बतला दें कि मृगनयनी जो है इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ये दिनकर जी की रचना नहीं है। यदि किसी को पता हो कि मृगनयनी किसकी रचना है तो कमेंट में लिखिए और बताइए। आगे देखें, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। कई बार पूछा गया प्रश्न है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामाहा उनकी जो फेमस रचना है उस पर उन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो हिंदी साहित्य जगत का महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। आगे, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला। महादेवी वर्मा जी को तो यामा पे मिला, लेकिन अज्ञे जी को कितने पर मिला, किस कृति पर मिला, तो अज्ञे जी को मिला कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गए। याद रखने के लिए पहले तो अज्ञे जी की रचना ये हो गई कितनी नाव में कितनी बार, अब कितनी नाव में कितनी बार ज्ञात नहीं है तो क्या हो गया अज्ञे, और इन्होंने इतनी कई बार नाव पर कितनी बार घूमे हैं, तो इतना काम इन्होंने किया तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे आगे देखें, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द चुनना है। उद्यम, ठीक है, एक होता है उद्यम मतलब प्रयास करना, आलस को छोड़ना, उद्यम, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा, विलोम, ठीक है। आगे देखें, अनिवार्य, ठीक है, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक ऐच्छिक दोनों हो जाएंगे, ठीक है। एक कोई सब्जेक्ट अनिवार्य होता है, कोई वैकल्पिक होते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं, तो बी और सी दोनों, ये डी उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, विस्तृत, अब विस्तृत तो कोई किसी चीज़ का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। 1-2 विलोम तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल रट करके रखना विलोम शब्दों को, ठीक है। विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। आगे देखें, उन्मुख, अब अपन किसी चीज़ की ओर उन्मुख होते हैं, झुकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विमुख, मतलब अलग हो जाना, विमुख, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं, पराग का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो आपको बता दें पराग कहते हैं फूल को, ठीक है, किसको कहते हैं, फूल को। स्पीड से जल्दी ले रहे हैं, पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देख लें, एक भी वीडियो ना छोड़ें आप। विरासत, ठीक है, अब कोई चीज़ विरासत में होती है, अपन नहीं कहते भाई ये चीज़ विरासत में मिल गई, क्या है इनकी, ये क्या है,
विरासत है, तो विरासत का आप यहाँ पे पर्यायवाची, तो विरासत का क्या हो जाएगा, दाय, मतलब दी गई एक प्रकार से। अगला है मृगधर। मृगधर किसको कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। मृगधर पर्यायवाची, जल्दी से बताइए, तो आपको बता दें, उसका हो जाएगा शिव, शिव जी, ठीक है, उनको मृगधर कहते हैं, मृगधर इनका पर्यायवाची। मनसिज कई बार पूछा गया, ठीक है, तो वह मनसिज का क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। मनसिज, तो मनसिज किसको कहते हैं, कामदेव जी को, ठीक है, किनको कहते हैं, कामदेव को। मेरा निवेदन, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, ऐसे प्रश्न हम निरंतर लेके आ रहे हैं, निरंतर लेके आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें। कमेंट में मैंने पूछा था कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बताएं, तो वैसे वीडियो हम लेकर के आएंगे उस सिलेबस के अनुसार। वैसे ही हर सिलेबस का मिक्स है। घर, अब सबको पता है भाई, घर को पर्यायवाची क्या कहेंगे, घर के लिए अपन सब घर में रहते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। घर को कहते हैं गेह, ग्रह, गेह, ठीक है। इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, याद हो रहे होंगे। ऐसी भावना करते हुए अगले वीडियो में हम सभी लोग पुनः मुलाकात करते हुए आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी को जय हिंद। तो दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न होते हैं। वो ही प्रश्न हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो आपको बता दें, संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह क्या है, देवनागरी। याद रखिएगा, हिंदी की भी देवनागरी और संस्कृत की भी देवनागरी है। आगे बढ़ते हैं, कमेंट में आगे से आपको उत्तर बतलाना है। स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं। जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में स्थित वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, तो आपको बता दें, वो कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण हैं कौन कौन से, या, रा, ला और वा, ये क्या है, अंतस्थ वर्ण हैं। अगला देखें, परार्ध का संधि विच्छेद है। एक और बात, यदि आपको पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार संस्कृत की करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी की आप प्ले लिस्ट में जाएँ और जाकर के संस्कृत के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। आगे देखें, परार्धा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परार्धा क्या क्या हो जाएगा, पर प्लस अर्धा से मिलकर के क्या बनाएगा, परार्धा। कौन सी संधि हो जाएगी, तो आ के बाद आ आया, बड़ा आ हो गया, तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये उत्तर इसका ठीक है। संधि की हमने ट्रिक बताई है, शब्द देख करके संधि पहचानने वाली, प्ले लिस्ट में जाके आप चैनल पे देख लें। सर्वथा शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वथा शब्द के योग में आपको बता दें कि सर्वथा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिता, परिता, सर्वथा, सब जो जितने हैं, समया, निक्सा, प्रतियोगेपि, ये सूत्र है, तो सब में क्या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वथा मतलब सब ओर से, अभिता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, कोई भी शब्द आ जाए आपको क्या लगाना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इस सब में होता है, ठीक है। एक साथ कई प्रश्न पढ़ने हैं। 50 का संस्कृत में क्या कहते हैं, 50 को लिए क्या कहते हैं, पंचाशत। आपको पूरी संख्या सीखनी हो तो हमारे आप चैनल पे जाकर के संख्या वाला वीडियो देख लें, उसमें 1 से लेकर के करोड़ तक संस्कृत में क्या कहते हैं पूरा सब कुछ पढ़ाया गया है क्रम से। आगे, क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों से बनते हैं। क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों से बनते हैं, तो आपको बता दें कि पुल्लिंग से भी बनते हैं, स्त्रीलिंग से, नपुंसक लिंग से, तीनों लिंग हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों लिंग से बनते हैं। स्पीड से बताना है, हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में, क्योंकि हमारी स्पीड से तेज स्पीड आपकी होनी चाहिए। धात्री शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है, चलिए बता दीजिए जल्दी। तो धात्री का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा धात्रिणी। क्या बनेगा, धात्रिणी, याद रखिएगा। आगे देखें, एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों को में कितने पद होते हैं। एक सर्वनाम शब्द है, सभी विभक्ति और सभी वचनों में मिलाकर के कितने पद होते हैं। सर्वनाम शब्द के पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि सभी विभक्ति और सभी वचनों को यदि हम एक उसमें मिला देंगे तो विभक्ति कितनी होती है, 7, और वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है।
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब सर्वनाम शब्द है, मान लो सर्वई शब्द है, तो 7 कितने हो जाएंगे, 21। ठीक है, यहाँ पर इसमें गलत दिया है, 15 दे दिया, गलत है उत्तर। हमारा उत्तर जो बताया वो सही है। ठीक है, स्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप होगा। स्था धातु का क्या शुद्ध रूप हो जाएगा, तो स्था के जब रूप चलते हैं तो तिष्ठ के रूप में चलते हैं, याद रखिएगा। तिष्ठति, तिष्ठतः, फिर बनेगा तिष्ठन्ति बहुवचन में। ठीक है, आगे देखते हैं। नी बस तिप जोड़ने पर क्या बनेगा। ठीक है, नी उपसर्ग, बस धातु, तिप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें, निवसति मतलब निवास करना। ठीक है, नी उपसर्ग है, बस धातु है, तिप प्रत्यय है। गुरुता प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है, मतलब क्या प्रकृति मूल शब्द है और प्रत्यय क्या है। तो गुरुता में आपको बतला दें कि गुरु शब्द हो, तल प्रत्यय है, इससे मिलकर के क्या बना है, गुरुता बना है। किशोर प्लस गीप जोड़ने पर क्या रूप बनता है। ठीक है, किशोर शब्द है, गीप प्रत्यय है, क्या रूप बनेगा, तो बनेगा किशोरी। अगला देख लेते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की धातु से बना है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, किस धातु से बना है, संस्कृत की। आपको बता दें, भाष धातु से क्या बना है, भाषा बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्णों के हम पहले बता चुके कि सा और हा, ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। 4 क्या हैं, ऊष्म वर्ण हैं। तो ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, आगे देखें। यशोबलम शब्द का संधि विक्षित है, तो यशोबलम शब्द का संधि विक्षित हो जाएगा यशः प्लस बलम, विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा यशोबलम। कौन सी संधि है ये भी आप बता दीजिए, तो आपको हम बता दें कि इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। हर चीज़ के हम विस्तार से ही वीडियो पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन भी लाए हैं, तो आप जरूर उनको वीडियो को देख लें। और कई लोग सोच रहे होंगे सर गद्य पद्य भी पूछे जाते हैं, तो गद्य पद्य के लिए अलग से हम बहुत सारे वीडियो लाए हैं। गद्य पद्य में जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, तो अधिकतर क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि गद्य पद्य में से मान लो एक शब्द ले लिया यशोबलम, तो उसका संधि विक्षित पूछ लिया, उसमें हेतु शब्द ले लिया, उसके साथ विभक्ति क्या है, तो एक क्वेश्चन यही बनेंगे, वो क्वेश्चन बिल्कुल वो ही बनेंगे। तो गद्य पद्य भी बीच बीच में हम जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं 150 प्रश्न वाले, तो उनमें हम बीच बीच में गद्य पद्य भी लेते जाएंगे और ये भी लेते जाएंगे दोनों। हेतु शब्द के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, हेतु शब्द के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, जल्दी बता दीजिए। तो हेतु के शब्द होता है षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हेतु शब्द के साथ होता है। जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बता। अपने यहाँ तो बुद्धि लगा लें, ये तो ऐसे प्रश्न है कि आधे प्रश्न ऐसे ही रहते बुद्धि लगाने, तो क्रमवाची, क्योंकि क्रम का पता चल रहा है जिन शब्दों से। ठीक है, आगे देखें। 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची रूप क्या है, 19वां, तो 19वां के लिए हो जाएगा। ठीक है, 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची बना, पुल्लिंग में बताना, ये भी याद रखिएगा, तो हो जाएगा नवदस्तमी। क्या बोलेंगे उसको, नवदस्तमी बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, 19वां। आगे देखें। वाचाम शब्द में कौन सी विभक्ति है, वाचाम शब्द में विभक्ति बताना, तो आपको बता दें वाचाम में षष्ठी विभक्ति है। एक सर्वनाम शब्द में कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं, एक सर्वनाम शब्द में कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको पहले ही बता चुके 7 में बनते हैं। ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि। हसिष्यतः क्रियापद में कौन सा पुरुष है। ठीक है, प्रथम पुरुष है, मध्यम उत्तम, तो हसिष्यता में कौन सा है, प्रथम है कि मध्यम है कि उत्तम पुरुष है। तो आपको बता दें कि हसिष्यता में कौन सा पुरुष है, प्रथम, क्योंकि हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति ऐसे रूप चलेंगे लिट लकार में। कौन सी लकार में, लिट लकार भविष्य काल में, तो द्वितीय में बन जाएगा हसिष्यता। हसित्वा प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय है, हसित्वा में चलिए कौन सी धातु है और क्या प्रत्यय है,
सही पहचानना है, जल्दी से पहचान लें। तो आपको बता दें, हस धातु त्वा प्रत्यय से क्या बनता है, हसित्वा बनता है। पौराणिक कई बार पूछा गया, वेरी वेरी IMP। पौराणिक प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो आपको बता दें कि पौराणिक में हो जाएगा पुराण और ढक प्रत्यय, इससे मिलकर क्या बना है, पौराणिक। याद रखिएगा, पुराण शब्द में ढक प्रत्यय लगने से क्या बनता है, पौराणिक बनता है। दात्री प्रत्यय में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, दात्री, जल्दी से बता दीजिए, दात्री। तो दात्री प्लस डीप प्रत्यय, क्योंकि स्त्रीलिंग है डीप, तो डीप प्रत्यय लगने से क्या बनता है, दात्री। ठीक है, आगे देखें। भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, किस रूप में होता है? तो वही मौखिक में भी, लिखित में भी, तो खा और खा दोनों मुख्य रूप से। ठीक है, बाकी दो मुख्य हैं। अयोगवाह के कितने प्रकार हैं? तो अयोगवाह जो संस्कृत में आते हैं, तो आपको बता दें कि वह 3 हैं। कितने हैं टोटल? 3 हैं अयोगवाह। जैसे अम अहा है ना, तो ये क्या है, अयोगवाह ही तो है, अम अहा। ऐसे सूर्याधारितम शब्द का संधि विच्छेद होगा, सूर्याधारितम शब्द का। तो आपको बता दें, सूर्य प्लस आधारितम, इससे क्या दीर्घ स्वर संधि से क्या बनेगा, सूर्याधारितम। ए उत्तर। सा पादेन खंजः अस्ति, इस वाक्य में पादेन शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो आपको बता दें कि जब कोई भी ऐसे आ जाए कि वह पैर से खंजा मतलब लंगड़ा है, कान से काना है, ऐसे जो शब्द आ जाएं, तो वहाँ पर हमेशा आपको बता दें कि तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आता ना अक्षणा काणा, पादेन खंजा, सिरसा खलवाटा, ये सब तृतीया विभक्ति के उदाहरण हैं। 4 संख्या का नपुंसक लिंग शब्द क्या होगा? इसके रूप चलते हैं, तो 4 का नपुंसक लिंग बन जाएगा चत्वारी। ठीक है, आपको एक और बात बता दें, ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आप इतने 5-5 वीडियो अलग अलग हर सब्जेक्ट के आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक साथ, वो भी मतलब 150 प्रश्न। इतने में हम 5 वीडियो बना लेते, लेकिन आपको एक वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, और पिछले वीडियो भी देख लें, और आगे आने वाले वीडियो भी, प्रत्येक वीडियो आप रात को 10 बजे बिल्कुल तैयार रहें। तो नपुंसकलिंग क्रमवाची शब्द बनाने में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा तमम प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका होता है? तमम प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, एक और बात कमेंट में आप ये जरूर लिख देना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के सिलेबस के अनुसार पूरे टोटली 150 क्वेश्चन वैसे ही आप तक आएंगे। वैसे सामान्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मैंने देखा है कि चाहे MP टेट हो, UP टेट हो, C टेट आदि जो भी एग्जाम होते हैं, STET आदि, एक सही होता है सिलेबस। फिर भी आप एक बार लिखें तो एक हमें आइडिया रहेगा कि कौन किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है। चलिए अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जय हिंद।